नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और शिक्षक की बात में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर निस्तर हुजूर, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है समाज शास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपके मन में हम ये जानना चाहते हैं, आपके मन में शिक्षक बनने का विचार कब आया? क्या इस विचार के पीछे किसी शिक्षक की प्रेरणा थी या कोई और वजह थी आपको इस ओर खींच लाई? मैडम, इस संबंध में यदि बात मैं करूं तो इसके पीछे एक बड़ी घटनाक्रम है। जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में, और मैं हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में एक बड़ी पार्टी हुई बाजू वाले रूम में। तो ये पार्टी जब हम लोग 2 बजे तक रात को सो नहीं पा रहे हैं, लगातार पार्टी का ढाढ़ू आवाज़ चल रहा है बाजू में, तो बीच में मैं उठा और उस कमरे के एक व्यक्ति से मैं पूछा कि क्या हो रहा है भाई, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। सर, दरअसल यहाँ पे पीएससी का रिज़ल्ट आया है और हमारे रूम में जो गेस्ट आया है वो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। तो इत्तिफाक सुबह मैं गया फ्रेश होने के लिए, तो जिनका चयन हुआ था वहाँ पे मिल गए और उनसे मैं वार्तालाप किया और जानना चाहा कि इसके लिए आपने क्या किया किए सर। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, एमफिल किए थे। और ये जो बातें मेरे जीवन में एक तरीक़ा से बहुत मतलब एक तरीक़ा से मार्गदर्शक सिद्ध हुई, क्योंकि मैं इसी के कारण बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब पढ़ रहा था, उसी समय में मेरे दिमाग में हायर एजुकेशन में आना, कॉलेज के एजुकेशन में आना या यूनिवर्सिटी में आना, और इसके पश्चात में जैसे पीजी हुआ तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी यूटीडी गया मैं एमफिल करने के लिए। और उसके एमफिल करने के बाद में फिर एक दिशा मेरे को मिल गया, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर एसएन चौधरी और प्रोफेसर चौहान, प्रोफेसर गौतम ज्ञानेंद्र, ये लोगों से मेरे को रूबरू होने का मौका मिला और वो लोग बराबर हमें सहयोग करते थे, सपोर्ट करते थे। और वो सब का परिणाम ये हुआ कि आने कुछ समय के बाद यूजीसी एग्ज़ाम हमने बैठा और यूजीसी के नेट एग्ज़ाम में हमने क्वालिफाई किया। और उसके पश्चात हम 2000 में नेट किए। तो इसके बाद लग रहा था, चूँकि स्टेट भी अलग बन गया था 2000 में, तो छत्तीसगढ़ में यदि कहीं पे पोस्ट आता है तो हमारा उसमें चयन हो जाएगा। और इस तरीक़ा से हम हायर एजुकेशन से जुड़े और एक तरीक़ा का 2003 में मैं यहाँ पे आया रविशंकर यूनिवर्सिटी में, और तब से मैं वहीं पे अभी कार्यरत हूँ। जी। आपके अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? शिक्षा किसी बच्चे को जीवन के लिए कैसे तैयार करती है? शिक्षा एक बच्चे को तैयार करने में या बच्चे को एक उसके ज्ञानवर्धन में, उनका शारीरिक और आत्मिक विकास में शिक्षा का सीधा सीधा हाथ होता है। वास्तव में शिक्षा ही एक बच्चा को आकार देता है, कहा जा सकता है। और शिक्षा के लिए शिक्षा को देखें तो एक बच्चा शिक्षा की दृष्टि से हम पूरे सोसाइटी को यदि हम आंकलन करें या ऑब्जर्वेशन करें, तो यहाँ पे कुछ बच्चे जिनको कि एजुकेशन का जो सुविधाएं मिलती है उस दिशा में वो बिल्कुल आगे निकलते हैं, और कुछ बच्चे को पारिवारिक माहौल ठीक नहीं मिल पाती है तो शिक्षा में कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा आज के डेट में हमारे समक्ष जो शिक्षा प्रणाली है और जो शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक बच्चा को बनाए और जिम्मेदारी उसमें डेवलप करे, और एक परिवार और तमाम सामाजिक संबंधों को की दिशा में या उसको बनाए रखने की दिशा में वो काम करे
इस तरह का शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। हम जानना चाहेंगे कि अभी कॉलेज और स्कूल में परीक्षाएं चल रही है, तो कॉलेज या स्कूल में होने वाली परीक्षा को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या परीक्षा के तरीके में बदलाव होने चाहिए? और बात करें न सिर्फ परीक्षा की, तो क्या आप हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट हैं? जैसे कि आप बताएं कि अभी आने वाले दिनों में परीक्षाएं होनी है, हाई स्कूल में, कॉलेज स्तर में भी होना है। हमारे यूनिवर्सिटी में स्वयं 20 तारीख से स्टार्ट है। तो वर्तमान में जो शिक्षा प्रचलित जो शिक्षा पद्धति है, उसके आधार पर यदि हम देखें तो ये शिक्षा पद्धति का जो पर्पस है वो जॉब सिक्योरिटी से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, और इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन की प्रवृत्ति है, क्योंकि नौकरी पर आधारित है तो स्वाभाविक है उसमें उस दिशा में हम जाएंगे तो उसमें कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। लेकिन और यही शिक्षा पद्धति होने के कारण जो दूसरा पक्ष है, जो मेजर पक्ष है, वो पक्ष हमारे शिक्षा व्यवस्था में उस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं। जैसे आप देखे होंगे खासकर पश्चिम और विकसित राष्ट्रों की शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए, खासकर नौकरी के लिए वो शिक्षा अर्जित नहीं करता, बल्कि वो एक ज्ञान अर्जित करने के लिए करता है, एक नए चीज़ों को खोज करने के लिए करता है। इसीलिए हम देखते हैं डिस्कवरी वगैरह में एक व्यक्ति, खाने का वहाँ कोई सुविधा, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद वो वनों में घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमारा शिक्षा पद्धति कुछ ऐसे होना चाहिए जिससे कि हम खोज की दिशा में, अनुसंधान की दिशा में और वास्तव में सामाजिक संस्कृति परंपराओं से संबंधित जो ज्ञान की प्रावधान हो, जिससे कि व्यक्ति में, बच्चों में एक अपेक्षा किया जाए कि वो भविष्य में होकर के समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा नागरिक के रूप में वो बनेगा और समाज के विकास में वो मदद करेगा। लेकिन वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें इस तरह का हम एक तरीक़ा से प्रतिस्पर्धाएं और नौकरी से जुड़े होने के कारण व्यक्ति का एक सीमित सोच है। और बहुत हद तक तो हम इतना तमाम कई स्तर के शिक्षा प्रणाली होने के बावजूद कई ऐसे युवा वर्ग है जिसको कि हम शिक्षा से एक तरीक़ा से हमारा शिक्षा कई मायने में देखें तो युवा पीढ़ी को एक दिशा नहीं दे पा रही है। आज क्राइम क्यों हो रहे हैं, आज अपराध क्यों हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। यदि हमारी शिक्षा पद्धति संस्कृति, परंपरा आदि से संबंधित मूल्यवर्धक शिक्षा व्यवस्था यदि होती तो मेरे को नहीं लगता कि युवाओं में एक जवाबदेह और एक अच्छे नागरिक बनने में किसी तरह की कमी होती, ऐसे मानता हूँ मैं। बिल्कुल सही आपकी राय है सर। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं और समाज में आप शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ आपकी राय है? मेरे को लगता है कि जो शिक्षा आज के संबंध में जितना हम, जिस तरीक़ा से हम भारत के संदर्भ में कहते हैं कि यहाँ विविधता में एकता निवास करती है, इसी तरीक़ा से शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो यही बहुत विविधताएं हैं। एक तरफ व्यक्ति एसी कमरा में एक बच्चा पढ़ता है और दूसरी तरफ जो दूर दराज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। और मिडिल में जो बच्चे हैं वो लोग एक तरीक़ा से उनमें भी हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली एक समान होना चाहिए, सारे लोगों को जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो समानता उसमें होना चाहिए और मूल्यवर्धक होना चाहिए। और ऐसे मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ऐसे कुछ हो कुल मिला करके कि वो संस्कृति, परंपरा और एक अच्छा उन्नत से उन्नत व्यक्तित्व का निर्माण करे, ऐसे शिक्षा व्यवस्था की आज ज़रूरत है।
एक शिक्षक के पढ़ाने के तरीके और उनकी योजना और काम को कैसे प्रभावित करता है? आपने व्यक्तिगत तौर पर इसे कैसे अनुभव किया है? अध्ययन और मैं जहाँ तक आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, व्यक्तिगत क्रियाकलाप और अध्ययन अध्यापन। जहाँ तक समाजशास्त्री होने के नाते मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति भूमिका संघर्ष की स्थिति में भी कई बार होता है। मतलब एक समय में उसको कई तरह के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। लेकिन शिक्षक के दृष्टिकोण से बात करें तो शिक्षक न केवल अध्ययनशालाओं में, महाविद्यालय में, स्कूल में, बल्कि उसका पारिवारिक जो स्कूल के अतिरिक्त जो समय है, उस समयों में भी वो लगातार पढ़ते रहता है। और उसका तात्पर्य ये है कि वह पहले तो अपने आप पहले समझता है, जिस किसी को भी वो पढ़ाना है तो वो पहले पढ़ता है, फिर पढ़ाता है, और लगातार बच्चों को एक अच्छा ज्ञान देने के लिए वो प्रयासरत रहता है। जी। आजकल विद्यार्थियों में वास्तविक से ज़्यादा वर्चुअल दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इस कारण वे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो आप बच्चों में पढ़ने की आदत और किताबों से जो लगाव विकसित करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ प्रयास किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से जब से ये सूचना क्रांति, खासकर एंड्रॉयड मोबाइल, इंटरनेट, जी, और अभी हाल ही में लॉकडाउन आया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो युवाओं में, लॉकडाउन पीरियड में तो जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, यूथ हैं, ये मोबाइल के सहारे ही एक तरीक़ा से समय को इन्होंने व्यतीत किया है घरों में। लेकिन ये जो समय था, ये ऐसे समय था जो कि युवाओं में एक आदत डेवलप करने, मतलब एक तरीक़ा का आदत बनाने में कामयाब रहा। और उसके कारण ऐसी स्थिति है कि आज भी मोबाइल और इंटरनेट में यूथ बराबर उसका उपयोग करते दिखते हैं। उसके बगैर वो बाकी जो भी काम है वो कर पाए या ना कर पाए, उसको हम हर टाइम देख सकते हैं कि वो मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप में जुड़ा है या फेसबुक में जुड़ा है या इंटरनेट में जुड़ा है। इस तरह का हम यूथों में देखते हैं। इससे स्वाभाविक है, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो ये सब नहीं होने के कारण व्यक्ति के पास उस समय का जो उपलब्ध संसाधन था वो लाइब्रेरी था, उस समय किताब था। तो व्यक्ति में एक अच्छा प्रवृत्ति होता था कि लोग किताबों को पढ़ते थे, नई नई बातों को समझते थे, नई अवधारणाओं को के संबंध में उनको ज्ञान मिलता था, नया नॉलेज मिलता था। लेकिन आज जस्ट उसके विपरीत हो गया कि ऐसे कहा जाता है, और बहुत हद तक सही भी है। जैसे हमारे हायर एजुकेशन में अभी ऑनलाइन आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाए। जैसे एक शोध गंगा है जिसमें भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ के अधिकांश थीसिस उसमें आ गया है, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल उसमें मिल रहे हैं। और कई सारे जनरल हैं जैसे JSTOR वगैरह, रिसर्च गेट वगैरह, ये सब व्यक्ति को, स्टूडेंट को ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है कि जो ऑफलाइन वाला जो हार्ड बुक को पढ़ना, जर्नल को पढ़ना, किताब को पढ़ना, वो निश्चित ही कम होगा, क्योंकि ये सूचना टेक्नोलॉजी के समय चल रही है। तो यहाँ पे व्यक्ति हर क्षेत्र में अपने समय को बचाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को उपयोग करना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस दिशा में समाज को सोचना होगा, क्योंकि यदि हम ऐसे ही इंटरनेट और व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही हम आधारित रहें तो इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारा सामाजिक संबंध टूट जाएंगे, सामाजिक दूरियां बढ़ जाएगी, लोगों से पास हम प्रत्यक्ष संपर्क ना करके हम मोबाइल से ही नमस्कार हाल चाल जान लेंगे, तो फिर हमारा एक समय के बाद
प्रत्यक्ष संपर्क जिसको बोल रहा हूँ कि मेहमान जाना और वहाँ जाके वार्तालाप करना, घर बार देखना, इस तरह का जो पारंपरिक जो एक जीवन शैली है, ये जीवन शैली में धीरे 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 गिरावट आएगी और कुल मिला के हम मोबाइल और इंटरनेट के हो जाएंगे, ऐसे मेरे को लगता है। जी, आज आप न्यूज़ प्लस 21 के स्टूडियो में मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। ये आपका जो चैनल है न्यूज़ प्लस 21, यहाँ आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चैनल के माध्यम से सोसाइटी से, युवाओं से और समाज के लोगों से हम बातचीत करने का आपने एक अवसर आपने प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में न्यूज़ चैनल एक चौथा स्तंभ के रूप में कहा जाता है, तो वास्तव में इसका रोल आज के समय में बहुत अधिक है, क्योंकि एक व्यक्ति टीवी में जो चीज़ को देखता है उसको खासकर युवा और जो बच्चे हैं वो सीधा सीधा उसका अनुकरण करते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है उनके व्यक्तिगत जीवन पर। तो मेरे को लगता है कि आप लोग के द्वारा ही वो संभव होगा कि वास्तव में जो पॉजिटिव और सही और प्रमाणित जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को आप लोग टीवी चैनलों में दिखाएं, ताकि जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन और दिशा मिले। मैं ऐसी आप लोग से अपेक्षा करता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि ये आपने अवसर हमें प्रदान किए। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निस्तर्क खुजूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए, और आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे जितने भी दर्शक हैं या जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये बताया कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो उनमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम नए शिक्षा की बात को लेकर फिर आएंगे एक नए प्रोफेसर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।